स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, यानी आज हम थोड़ा सा प्लैनेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ज्योतिष में जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, आज हम सभी पहले तो प्लैनेट्स के नाम बता देते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, जिनमें सबसे पहला है जो प्लैनेट है वो है सूर्य, जिसको हम सन बोलते हैं। दूसरा है चंद्रमा यानी मून। थर्ड है मार्स यानी मंगल ग्रह। और चौथा है मरकरी, इसको हम बुध ग्रह बोलते हैं। और पांचवा है जुपिटर, इसको गुरु कहते हैं या हम कहें बृहस्पति। और आगे है वीनस, शुक्र ग्रह। सातवां ग्रह है शनि, जिसको हम सैटर्न कहते हैं। और 2 ऐसे ग्रह हैं जो जिसको हम छाया ग्रह बोलते हैं, वो हैं राहु और केतु। ये दोनों छाया ग्रह हैं। ये सौर मंडल में यानी स्पेस में दिखते नहीं हैं, ये षड प्लैनेट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम सूर्य ग्रह को थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे कि सन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कैसे काम करता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सूर्य, जब हम पराशरी ज्योतिष पढ़ते हैं तो सूर्य इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रह। सूर्य ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों का राजा है। पहले चलो सूर्य के कारक पढ़ते हैं कि सूर्य किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। चलिए लिख सकते हैं, आप नोट्स बना लीजिए इसके। सूर्य राजा को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो ग्रहों का राजा है। सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी हो गई। सूर्य इज अ कारक ऑफ पिता, फादर। फादर का कारक भी सूर्य ही है। नेम फेम, यानी हम कहीं फेमस होना हो किसी को तो वो सूर्य को पकड़ें। नेम फेम का कारक भी सूर्य है। गवर्नमेंट का कारक भी सूर्य है। और पंक्चुअलिटी का कारक सूर्य है। स्पेलिंग थोड़े से गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं। डिसिप्लिन का कारक भी सूर्य है। शनि को भी डिसिप्लिन का कारक हम गिनते हैं, बट सूर्य भी डिसिप्लिन का कारक है। और सूर्य इज अ कारक ऑफ एनर्जी। सूर्य एनर्जी का कारक है। सूर्य इज अ कारक ऑफ आत्मा। सूर्य आत्मा कारक है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सोल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सोल आ गई। और सूर्य ना प्योरेस्ट एनर्जी है। सूर्य को हम प्योरेस्ट एनर्जी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, सूर्य ना ऐसा ग्रह है, सूर्य को महर्षि पराशर जी ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि सूर्य सारे पापों का नाशक है। सूर्य इज द रिमूवर ऑफ डार्कनेस। सूर्य सभी पापों का नाश करता है। तो सूर्य की उपासना सबको करनी चाहिए, चाहे उसका कुंडली में सूर्य ग्रह जैसा भी हो, चाहे 8वें घर का स्वामी हो, चाहे मारक हो, चाहे अष्टमेश हो, जैसा भी हो। सूर्य की उपासना का जो फल है वो उसकी आत्मा पर पड़ता है, ना कि उसकी मटेरियलिस्टिक बॉडी पर। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं कि सूर्य मान लीजिए किसी का लगन में बैठा है। लगन को हम फर्स्ट हाउस से लेते हैं, फर्स्ट हाउस को लगन बोलते हैं। तो अगर किसी का नेचर वाले घर में सूर्य बैठ गया तो सूर्य का नेचर कैसा है? वो राजा जैसा उसका नेचर है, किंगली नेचर उसका। तो उसमें जो राजा की क्वालिटीज़ हैं, यानी अथॉरिटी उसमें आ गई, पंक्चुअलिटी आ गई, दूसरों को हुक्म देना, है ना, ऐसा उसमें नेचर आ गया। यानी ये जिस भी, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए लगन में सूर्य है तो ये जहाँ भी जाता है ना वहाँ ये छा जाता है। सूर्य राजा है, इसकी सब सुनते हैं। ऐसे ही आप मान लीजिए किसी का चौथे घर में सूर्य है। चौथे घर को हम कंफर्ट से देखते हैं, हम प्रॉपर्टी से देखते हैं, व्हीकल से देखते हैं। तो राजा को पसंद है कि 2-3 महल हों, 2-3 बड़ी गाड़ियाँ हों। ठीक है, मतलब चौथा घर हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी है। तो जब चौथे घर में सूर्य आता है तो सूर्य, चौथे घर में सूर्य वाले को आप कहिए कि आप चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर कहीं घुमाते हैं या बाहर कुछ खा आते हैं, वो कहेंगे नहीं भाई मुझे घर में ही ठीक है, मैं घर में ही खा लेता हूँ, घर में ही अच्छा है। क्योंकि एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि सूर्य जिस भी घर में जाएगा वहाँ आपकी जो आत्मा है, सोल है, उसकी हैप्पीनेस, जहाँ हम कहें आत्म संतुष्टि, वहाँ चली जाएगी।
स्पेलिंग कोई बात नहीं गलत हो सकती है। सोल की हैप्पीनेस आपकी वहाँ होगी जहाँ आपका सूर्य होगा। अब सभी हाउसेस को कवर करेंगे कि आपकी आत्मा की संतुष्टि, आत्मा की खुशी किस घर में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में है, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको खुद को जानना होगा। मेडिटेशन के द्वारा जानिए, योग के द्वारा जानिए, खुद को जानेंगे, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। सेकंड हाउस आपकी फैमिली, आपकी आत्मा। जितना टाइम आप फैमिली के साथ रहते हैं आप खुश रहते हैं, जितना टाइम आपके पास अच्छी वेल्थ है आप खुश रहते हैं। थर्ड हाउस को हम गिनते हैं मेहनत का। इस बंदे को ना मेहनत बहुत पसंद होगी, ये जल्दी हार नहीं मानेगा। जितना ये शॉर्ट ट्रैवल करेगा उतना ये खुश रहेगा। फोर्थ हाउस घर में बहुत खुश रहता है, ये गाड़ियों का शौक होता है इसको, प्रॉपर्टी का हो, लग्जरी का इसको बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो चौथे घर में सूर्य ऐसे संतुष्टि देता है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, एजुकेशन करे इसको सुख मिलेगा। और फिफ्थ हाउस ना पूर्व पुण्य का भी घर है, सूर्य पुण्य का भी कारक है। तो जब सूर्य फिफ्थ हाउस में जाता है तो पूर्व पुण्य होते हैं जो, जितना ये व्यक्ति फिफ्थ हाउस मंत्र जाप का भी है ना, तो मंत्र जाप यानी कहीं धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, तो इसका पूर्व पुण्य एक्टिव हो जाएगा, जिससे इसको सोल की हैप्पीनेस, आत्म संतुष्टि मिलेगी। सिक्स्थ हाउस का सूर्य एक्सीलेंट सूर्य है, क्योंकि जब राजा साहब युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो कोई नहीं टिकेगा, इसलिए सिक्स्थ हाउस के सूर्य वाले के सामने कोई नहीं टिकता। इसकी जो एनिमीज होती हैं, इसके जो शत्रु होते हैं वो भी बहुत बड़े लेवल के होते हैं। ये नहीं देखेगा कि सामने वालों के मंत्री है, एमएलए का बेटा, ये नहीं देखेगा, ये सीधा चल जाएगा, क्योंकि राजा साहब को नहीं पता ना कि सामने कौन है ना। सिक्स्थ हाउस का सूर्य वाला जब व्यक्ति जितनी सेवा करेगा, यानी अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की जितनी सेवा करेगा, सर्विस देगा, उतना इसके लिए बहुत अच्छा है। अब सेवंथ हाउस का सूर्य, यहाँ थोड़ी सी इसको खराबी मिल सकती है, बट बिजनेस और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बट मैरिज लाइफ के में थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य ईगो का भी कारक है। तो मैरिज में थोड़ी सी ईगो क्लैशेस इसको देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल ये अच्छा है। क्योंकि सूर्य की दो चीज़ें हैं ना, जान अगर सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा उसमें ईगो बढ़ जाएगी, बस इसको हमने ख़त्म करना है। जब वो अपनी आत्मा को जान लेगा, ईगो खत्म हो जाएगी, तो सभी घर में, किसी भी घर में वो सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। अब एट्थ हाउस ऑकल्ट का है, तो इसका ज्योतिष में ऐसी चीज़ों में बहुत सा इंटरेस्ट जाता है कि मैं ये भी जानूं, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, सीक्रेट्स, आठवां घर सीक्रेट्स हैं, इसको ऐसी होती है कि मैं इसको भी जानूं कैसा है, ये क्यों है, तंत्र मंत्र विद्या, यहाँ इसका मन बहुत जाता है। नाइन्थ हाउस का सूर्य अच्छा है, इसको बस गुरु चुनना है, स्पिरिचुअल रहना है, अपने जो इसकी जड़ें हैं, जो इसके, हम कह सकते हैं कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनके विरुद्ध इसको बिल्कुल नहीं जाना। और नाइन्थ हाउस के सूर्य में इसको पिता की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, तो इसका भाग्य इसका बहुत साथ देगा। टेंथ हाउस के सूर्य की बात करें, टेंथ हाउस का सूर्य एक्सीलेंट सूर्य है। टेंथ हाउस क्या है, कर्म। सूर्य इस घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि जब राजा कर्म करता है तो बहुत अच्छा कर्म करता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो टेंथ हाउस का सूर्य वाले लोग आपको ज़्यादातर हायर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे दिखनी, जैसे कि गवर्नमेंट में हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब कह दिया, जॉब में हो सकते हैं। बट अगर सूर्य सिक्स्थ हाउस वाला या टेंथ हाउस वाला जॉब में है तो वह जॉब में भी एज अ बॉस ही काम करेगा। सूर्य ने किसी के नीचे लगकर काम करना उसको पसंद नहीं है, राजा किसी के नीचे लगकर काम नहीं कर सकता, तो वो एज अ बॉस काम करने का पसंद करता है। अब 11th हाउस में सूर्य, ये प्रॉफिट्स के लिए अच्छा है, प्रॉफिट अच्छे, उसकी डिज़ायर्स फुलफिल होती हैं, बट अगर डिज़ायर्स बहुत होती हैं, ये मिल जाए, ये राज्य प्राप्त करो, राजा को क्या होता है, ये राज्य मिल जाए, इस राज्य पे हमला कर दो, ये राज्य प्राप्त हो जाए, ये इसका खजाना मिल जाए, है ना। तो 11th हाउस का सूर्य यही है, इसकी डिज़ायर्स बहुत होती हैं, उसको बस थोड़ा सा ये कंट्रोल कर ले, वैसे ओवरऑल अच्छा है। 12th हाउस का सूर्य भी बहुत अच्छा है। 12th हाउस का सूर्य थोड़ा सा मैं कहूँ
न्यूट्रल सा है, क्योंकि राजा को खर्चा पसंद नहीं है ना। तो 12th हाउस खर्चे का है, फॉरेन का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है। यहाँ थोड़ा सा सूर्य इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। बट अगर ये सूर्य, क्योंकि 12th हाउस योगा का हाउस है, योग का हाउस है, 12th हाउस है स्पिरिचुअलिटी का, बस उस चीज़ पर ये मतलब सूर्य 12th हाउस में हो और वो बंदा स्पिरिचुअल हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है सूर्य उसको। तो चलिए एक चीज़ आज हम सीखते हैं इसमें कि कुंडली देखकर सूर्य से, कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट से कैसे बताएं कि इस जातक का जन्म कितने बजे हुआ होगा, हो सकता है। चलिए एक कुंडली बना लेते हैं। मार्कर शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसकी इंक लगता है जाने वाली है, ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते शायद। चलिए कोई नहीं, कुंडली बन गई है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे कि कैसे देखें अगर किसी का सूर्य मान लीजिए किस हाउस, किसी भी हाउस में है, तो कैसे पता लगाएं कि वो उसका जन्म कितने समय में हुआ होगा। अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो 6 से 8 AM के बीच में उसका जन्म हुआ होगा। 8 से 10 AM अगर 12th हाउस में है, इसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, इसका कोई ज़्यादा है नहीं। और 10 से 12 अगर 11th हाउस में है, 12 से 2 PM, अब PM आ गया ना, दोपहर में अगर उसका सूर्य 10th हाउस में है, 2 से 4 PM अगर उसका सूर्य 9th हाउस में है, 4 से 6 अगर 8th हाउस में है, 6 से 8 अगर 7th हाउस में है, 8 से 10 अगर सूर्य उसका 6th हाउस में है। ऐसे ही 2-2 घंटे का गैप डालते रहना, ऐसे उसका सूर्य पता चल जाएगा कि कौन से हाउस में है। 12 से 2 अगर सूर्य 4th हाउस में है, AM आ गया ना। अब 2 से 4 AM अगर 3rd हाउस में है, और 4 से 6 अगर उसका सूर्य 2nd हाउस में है। अब अगर गर्मी सर्दी हो तो उसमें हम थोड़ा सा 2 घंटे का गैप डालते हैं। जैसे कि विंटर्स का टाइम हो तो हम 6 से 8 है, उसको हम 5 से 7 मान सकते हैं, तब भी सही चल जाएगा। वैसे नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी की कुंडली देखी और उसका सूर्य है 4th हाउस में, तो आप कहेंगे कि आपका जन्म क्या है, 12 से 2 के बजे बीच कर सुबह का टाइम पे हुआ है, तो वो कहेगा हाँ। अगर कहेगा कि मेरा जन्म 4 बजे हुआ है, 6 बजे हुआ, तो वो मतलब कोई वो महापुरुष है गी, इससे तो बाहर वो जा नहीं सकता, तो फिर वो महापुरुष है, उसने तो प्रकट अवतार ही लिया है। तो ऐसे हम सूर्य से देख सकते हैं कि कौन से हाउस में सूर्य हो, तो कैसे पता लगाएं कि उसका जन्म किस टाइम पे हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के ऊपर कि मून जो चंद्रमा ग्रह है वो कुंडली में किस तरीके से काम करता है, वो क्या दर्शाता है, उससे क्या ट्रेट्स हैं, वो कैसे काम करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।